प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 24 मार्च 2022 को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है आज की क्लास का, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह क्या कहलाती है? बड़े कणों की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसे हम कहते हैं बलुई मृदा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। मछली में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? तो हम आपको मैं सीधे ही उत्तर बताऊंगा किसके माध्यम से होता है। क्लोम्स या गिल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी आज से एक दिन पहले। आज 24 है, कल शहीदी दिवस था, उससे पहले वाले दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। आगे है, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मैंने आपको याद करवाया था, जल का परिवहन जाइलम यानी जय आता है, और फ्लोएम का मतलब फूड, भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो याद रख सकते हो इस तरीके से जोड़ करके। आगे चलते हैं, ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बदलेगा। तो ग्लूकोज के अंदर जब पेशी में अनोक्सिक शोषण होता है तो उस समय लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 6, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7, पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन सा होता है? पुष्प। पत्ती, तना और मूल ये कायिक भाग होते हैं। पुष्प क्या होता है? जनन भाग होता है। आगे है, इनमें से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं पूछी गई है? तो चेन्नई में भी है, बेंगलुरु में भी है और पुरी में भी है। कहाँ नहीं है? अमृतसर के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है, भोजन का पूरा पाचन किस अंग में होता है? तो आपको बहुत बार बताया, वो क्षुधांतर छोटी आंत के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे, इनमें से मौसम के घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर तापमान भी है, वर्षा भी है, पवन वेग भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद भी है, प्लाईवुड भी है, मशरूम भी है। नहीं पूछा है तो कैरोसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल गया, अत्यधिक वर्षा से क्या जल की कमी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बाकी बढ़ती जनसंख्या पे से जल की कमी आएगी, औद्योगिकरण से भी जल की कमी आएगी, तो इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। आगे है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल नहीं है एकमात्र स्रोत। तो क्या है? गलत हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15, पादप केवल रात्रि में ही श्वसन करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। क्या पौधे रात्रि में ही सांस लेते हैं? दिन में भी तो लेते हैं, क्योंकि सजीव हैं। तेल और वसाओं की नालियों में नहीं बहना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। नालियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी, मृदा के छिद्र रुक जाएंगे। वन मृदा प्रदूषण से बचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहले 2 गलत, दूसरे 2 सही। आगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक। तो इसमें आ जाएगा रासायनिक। आगे, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है और मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न नंबर 19 का, शुष्क आपक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 21, 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो मैं बोल देता हूँ, पित्त जो होता है वो यकृत में निर्मित होता है और पित्ताशय की थैली में इकट्ठा होता है और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है, रेशम की रीलिंग क्या है? तो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। इसके बाद में ऊष्मा चालकता, ऊष्मारोधी पदार्थों के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, तो बिल्कुल आसान है, जैसे लोहा, पानी, ऊष्मारोधी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 24 में अवतल था, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखना था। तो अवतल दर्पण का उपयोग तो क्या है? दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए करते हैं।
उत्तल दर्पण का उपयोग आप लिख सकते हो वाहनों के साइड के अंदर जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 25, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिख सकते हो, जिससे हमारी विद्युत प्रेस जो होती है इस्त्री जो गर्म होती है। चुंबकीय प्रभाव लिख सकते हो, जैसे क्रेन काम करती है। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद में 3 नंबर वाले प्रश्न में पहला बिल्कुल आसान पूछा हुआ 27वां प्रश्न, हरे पादपों पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन करें। तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी की सहायता से भोजन बनाने को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण भी लिख सकते हो आप। आगे है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो बिल्कुल आसान है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितनी आकार का वस्तु है उतनी आकार का प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? पार्श्व परिवर्तित बनेगा, उनकी साइड चेंज हो जाती है इसमें। आगे अम्लोत्क्षारकों के बीच अंतर लिखिए। तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, अक्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और अक्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं और अक्षारक जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देते हैं। आगे है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वर्कक होंगे, मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय होगा, मूत्रमार्ग होगा। आगे है एक न्यूमेरिकल, एक कार 2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है, तो कार की चाल परिकलित कीजिए। तो चाल क्या आ जाएगी? बिल्कुल आसान है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आगे है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन, प्रत्येक का उदाहरण। तो वर्णन तो करने में बड़ा हो जाएगा, इसकी विधि का नाम और उदाहरण लिखना था इसमें। यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? पहली विधि लिख सकते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी पौधे के कायिक भागों से किसी पौधे का जन्म होना। जैसे आलू की आंख होती है, गुलाब की कलम होती है, तो कायिक प्रवर्धन में आ जाएगा। मुकुलन विधि से किस में होता है? ईस्ट में होता है। खंडन विधि से किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। बीजाणु निर्माण किस में होता है? कवक में होता है। तो ये विधियों के नाम भी मैंने आपको बता दिए, उनके उदाहरण आगे है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 33 5 नंबर का है, इसमें 2 और 3 का है, पहला 2 और दूसरा 3 का। तो रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपको पता है रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसका रंग लाल होता है, उसी के कारण से खून का रंग लाल दिखाई देता है। आगे है पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, शारीरिक क्रिया करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में पहुंचनी आवश्यक है, इसलिए जिसके कारण से उसे ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इसलिए परिवहन आवश्यक है। इसके बाद में उत्तल तथा अवतल लेंस में 2 अंतर लिखे और चित्र भी बनाए। 2 अंतर लिखने हैं और बिल्कुल आसान है। ऐसा होता है, ये उत्तल है, ये अवतल है। पहला कौन सा है? उत्तल। और ये कौन सा है? अवतल। तो चित्र बना दिया। अब 2 अंतर लिखने, पहला तो बीच में से मोटा, किनारों से पतला। दूसरा क्या है? बीच में से पतला, किनारों से मोटा। इसके बाद में उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, यानी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो बस हमारा काम हो गया। तो प्यारे बच्चों, इतना सा छोटा सा आसान सा पेपर था। आपने कितना किया? आप सही मिलान करें और अपने नंबर बताएं। धन्यवाद।